हाँ जी बच्चों, ग्रेविटेशन का टॉपिक चल रहा है आपका वन शॉट लेक्चर पार्ट 1 कल कवर अप किया आपने। टुडे वी हैव टू डिस्कस द पार्ट 2। हमने कल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। बहुत अच्छा पॉइंट होता है, नेट फोर्स ऑन नंबर ऑफ चार्जेस निकालनी हो, किसी एक पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस की नेट फोर्स निकालनी हो, वो एक पॉइंट होता है। फिर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ब्लॉक पढ़ा। एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी में आपने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ी, जी की वेरिएशन ड्यू टू हाइट, ड्यू टू शेप, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ी। उसके बाद आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा। ग्रेविटेशन फील्ड में दो मेन टर्म्स हैं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल। उसके साथ जुड़ी बात है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। आपने रिंग का, डिस्क का, सफियर का, शेल का, ये सारे एक्सप्रेशंस पढ़े। देन वी स्टार्टेड वन टॉपिक विच वाज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि किसी चीज को हमने पहले चीज पढ़ी इन्फिनिटी से ग्रेविटेशन फील्ड में लाना है तो काम करना पड़ा। उसका रिवर्स, हमें किसी चीज को यहां से किसी चीज को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे लेके जाना है, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो उसको बोला जाएगा क्या, वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के साथ कोरिलेट करेंगे तो जो वेलोसिटी आती है उसका नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी से थ्रो की जाए चीज कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ से एस्केप हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए वो चीज। और उसका एक्सप्रेशन आपने देखा कि क्या था एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r, और एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, r8/3 पाई gr रो। इट इज एस्केप वेलोसिटी √2gm/r एंड अदर वन एस्केप वेलोसिटी इज, इंपॉर्टेंट बात है, r8/3 पाई g रो। बच्चों ये एक्सप्रेशन यूज करना है जब आपको प्लैनेट्स की डायमेंशंस के बारे में बात की जाए, और ये एक्सप्रेशन यूज करना है जब आपको दो प्लैनेट्स के मटेरियल्स यानी कि डेंसिटीज की बात की जाए। टू प्लैनेट्स हैव मटेरियल्स इन द रेशियो 3:2। इट मींस उनकी डेंसिटीज का कंपैरिजन वो दे रहा है क्वेश्चन में। टू प्लैनेट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो, उनकी एस्केप वेलोसिटीज की रेशियो निकालिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मासेस मेंशन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपके पास मटेरियल मेंशन हो तो आपने ये सेकंड फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूले से एस्केप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस है। दिस इज फॉर गिवन मास, दिस इज फॉर गिवन मटेरियल और गिवन डेंसिटी। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको बात बताई थी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, किस एंगल पे फेंका। बहुत सिंपल क्वेश्चन नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम अर्थ, what would be the escape velocity if the angle of projection is changed to 45 degree or 60 degree or 90 degree or 120 degree? आपने कहना है escape velocity तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती। हम आंसर देंगे the escape velocity would remain same। कई बार बच्चे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। वहां पर आए what will be the change in escape velocity, आंसर में ऑप्शन में आए नो चेंज, तो आपको वो नो चेंज वाली ऑप्शन पढ़नी है, वो सिलेक्ट करनी है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द क्या, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस बॉडी। कैसे कि प्लैनेट का मास और रेडियस, प्लैनेट का जी और रेडियस
उसका क्या है, जिस जगह से उसको एस्केप करवाना है, अर्थ से एस्केप कराना है, मून से एस्केप कराना है, जुपिटर से एस्केप कराना है, वीनस से एस्केप कराना है, मार्स से एस्केप कराना है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर मैं बात करूं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें कि यार ये वैल्यू कोई कम तो है नहीं, ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, 11.2 किलोमीटर, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। तो इसके बेस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, वो कंसेप्चुअल भी बन सकता है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ हैविंग एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होना या ना होना तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, उस प्लैनेट के ऊपर जो गैसेस हैं उनकी अपनी आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT/m, √3RT/m। अगर आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वैल्यू से बहुत कम हो, अगर आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वैल्यू से बहुत कम हो तो गैसेस एस्केप नहीं कर पाएंगी। बट अगर एस्केप वेलोसिटी आरएमएस के कंपेरेबल आ जाए, किसी ऐसे प्लेनेट पे, किसी जगह पे आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाए तो गैसेस जो होंगी वो एस्केप हो जाएंगी और उस प्लेनेट पे हमारे पास एटमॉस्फेयर सस्टेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मून का अगर मैं डाटा पुट करता हूं एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, तो मैं क्या करूंगा, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून मैं क्या लिखूंगा, √2g मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। ये पैरामीटर जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे ये ऑब्जर्व होता है कि मून की एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। किसी चीज को मून से एस्केप कराना हो तो वो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। और गैसेस इतनी रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एनटीपी पे, गैसेस इतनी जो वेलोसिटी अटेन कर पाती हैं, दैट्स वाई वो गैसेस तो मून से एस्केप हो जाएंगी। अगर वो एस्केप हो जाएंगी तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं सस्टेन हो पाएगा। इसका मतलब किसी भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर सस्टेन होने या ना होने के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर क्या है, उस प्लेनेट पे मौजूद गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी और उस प्लेनेट की अपनी एस्केप वेलोसिटी, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है बच्चा। अब अगर मैं कहूं किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से लेसर वैल्यू से थ्रो किया जाए तो क्या होगा, वो बॉडी या तो उस प्लैनेट के ऊपर वापस नीचे गिर जाएगी या वो उसके अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। अभी आज मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंटेंट समझाना है तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। मींस अगर किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से आप कम वैल्यू से प्रोजेक्ट करते हो तो वो बॉडी उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर वापस गिर भी सकती है या उस प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व भी कर सकती है। इधर से कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको किसी प्लैनेट पे से किसी चीज को फेंका, उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला बनाना हो तो हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला बच्चा लोग का आपने याद रखना, RV²/VE² माइनस V²। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हाइट अटेन्ड क्या, इसमें V क्या है, वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, और VE क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। और ये मैंने बच्चा सॉल्व कैसे किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, सरफेस पे जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, उस पे थ्रो किया उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी।
जब वो हाइट पे चला गया सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जाके ऊपर जाते 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 बच्चा वो रुक गया, उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक वाला पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रुक गया, वेलोसिटी जीरो। यहां से आपके पास v का एक्सप्रेशन आएगा। जो v है वो प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी है, उसको एस्केप वेलोसिटी से कोरिलेट कर दो तो आपको हाइट का एक्सप्रेशन, इजीली हाइट का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट इज गिवन बाय r v स्क्वायर ओवर ve स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। देन अगर मैं बात करूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा बार कंपेटिटिव अप्रोच में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी मोर देन द एस्केप वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट यार। एक्चुअली तो बात कई पूछते हैं बच्चे, सर क्या ये पॉसिबल होता है, एस्केप वेलोसिटी अटेन करना ही वैसे तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ओके, बट फिर भी न्यूमेरिकली ये जो क्वेश्चन बन पाए, न्यूमेरिकली ये जो पॉइंट्स पे क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन ऐसे था, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ट्वाइस द एस्केप वैल्यू, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी थ्राइस द एस्केप वैल्यू, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity 16 किलोमीटर पर सेकेंड। वाह जी वाह, 16 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो इसकी एस्केप वेलोसिटी है। आपने उसको 16 से फेंका, यस 16 से फेंका, फिर क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मींस very 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 far, means what will be the velocity at infinite gap from the earth। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है, velocity in space is always equal to velocity of projection square minus escape square। velocity in space का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट ऑफ प्रोजेक्शन। ये फॉर्मूला कब लगाना है मेरा बच्चा बाटी, कब लगाना है, जब जब आपके पास प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी, जब जब आपके पास प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी। जैसे ही प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा आएगी, आपने ट्वाइस भरा, थ्राइस भरा, 15 भरा, 16 भरा, 20 भरा, एस्केप की वैल्यू कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है बच्चों। तो प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी अगर एस्केप से ज्यादा हुई तो वेलोसिटी इन द स्पेस, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इन स्पेस क्या, अंडर रूट ऑफ प्रोजेक्शन स्क्वायर माइनस क्या, एस्केप स्क्वायर। ये फॉर्मूला कभी ना भूलना, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट और रियली हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस थिंग, ओके। और अगर हम बात करें कि जो एनर्जी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो एनर्जी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दी जाए ताकि इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं एस्केप एनर्जी। टोटल एनर्जी जीरो, किसी बॉडी की एनर्जी अर्थ के साथ वो बाउंडेड है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। जैसे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी बच्चों, जैसे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो चीज अर्थ के साथ बाउंडेड नहीं रहेगी। अगर वो बाउंडेड नहीं रहेगी तो वो निकल जाएगी। उस पर्टिकुलर एनर्जी का नाम क्या होता है, एस्केप एनर्जी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें किसके साथ जुड़ी थी, एस्केप वेलोसिटी के साथ। एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बड़े सारे बच्चों को ये पॉइंट फॉर्मेटेड वे से मिलेगा ही नहीं, तो उनको लगता है पता नहीं ये कौन सी एनर्जी है। एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला क्या, Gmm/r, Gmm/r। कई बार मेरे बच्चों इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कह दिया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी याद रखना क्या दिया जाता है, Gmm/r, ओके। अब और बड़ी जबरदस्त बात, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेंसी होल्ड करता है।
अगर मैं पेपर एडजस्ट करूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें से प्रोमिनेंट टॉपिक कौन सा है? एस्केप वेलोसिटी का। ओके, जेई में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट का क्वेश्चन आएगा, बट नीट के कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोमिनेंस होल्ड कौन करता है? एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक। अगर किसी की एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट हो, वाह जी वाह, अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट हो तो फिर वर्ड ये याद रखना, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं जब उसकी वेलोसिटी इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। तो रेडियस, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा बच्चा लो 2gm/r। यहां पर एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो तो c स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। तो यहां से c का एक्सप्रेशन क्या, या रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आएगा? 2gm डिवाइडेड बाय व्हाट? c स्क्वायर। किसी ब्लैक होल का रेडियस निकालना, बहुत कम बच्चे होंगे आप में से जिनको ब्लैक होल के रेडियस का फॉर्मूला पता हो, और ये ट्रुथ है। अब आप ट्रुथ को जानिए। बड़े सारे ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व धड़ाधड़ करते, क्रैमिंग करके, पर बेसिक फॉर्मूलाज के पॉइंट्स को कई बच्चों ने इग्नोर किया होगा। ये रेडियस ऑफ द ब्लैक होल निकालने का फॉर्मूला क्या? 2gm/c स्क्वायर। c is the velocity of light. Now comes the orbital velocity of satellite. Wide satellite एक ऐसी heavenly body, एक ऐसी चीज जो अपने से भी भारी चीज के अराउंड चक्कर लगाए, जो अपने से भी मैसिव चीज के अराउंड रिवॉल्व करे, उस चीज को बोला जाता है सैटेलाइट। उस चीज को बोला जाता है बच्चों सैटेलाइट। ओके, अब सैटेलाइट लॉन्च बड़े इनसेट 1B, इनसेट 2B, ISRO, बड़े सारे ऐसे नाम अलग अलग लेके बड़े सारे जी, आर्यभट्ट सैटेलाइट, क्या क्या साइंटिस्ट लोग ये मिशंस अपने कंप्लीट करने के लिए अर्थ के अराउंड चक्कर लगवा रहे हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। पर क्या आपने सोचा किसी भी सैटेलाइट के लॉन्च करने का टेक्निक क्या है, प्रोसीजर क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर हाइट से इस सैटेलाइट को ऐसे फेंके, किसी पर्टिकुलर हाइट से सैटेलाइट को ऐसे फेंके कि वो उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड एक बार चक्कर लगा ले, बस एक बार चक्कर लगा ले, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, तो वो कभी रुकेगा नहीं, उसको बोला जाएगा उसका सैटेलाइट। क्यों ऐसे? क्योंकि जब किसी प्लैनेट के अराउंड उसने घूमना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लगेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो चीज घूमती जाएगी एक ऑर्बिट में, और वो कभी नहीं रुकेगी। जिस मोमेंट भी आप इसको रोकोगे, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर वो उस प्लैनेट के ऊपर गिर जाएगी। इट मींस it will keep on revolving, and the velocity with which it is revolving, that particular velocity is called what? Orbital velocity of satellite. किसी अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालने वाली वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। और इसमें बेसिक फोर्स कहां से आती है? कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कौन सी फोर्स चाहिए इसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हाईली कंफर्टेबल, ग्रेविटेशन फोर्स को यार mv² बाय r के इक्वल कर दो,
ग्रेविटेशन फोर्स को किसके इक्वल कर दो, mv²/r, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल वेलोसिटी की तो एक्सप्रेशन आएगा √gm/r। व्हाट इज r? इट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमेशा अर्थ के सेंटर से r + h, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, इसकी वैल्यू क्या, r + h, √gm/r + h इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंडेबल हुई फिर मेरे बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड हुई किस पे, कौन कौन से। पहली बात अगर बात करें, ये इंडिपेंडेंट है किसके, मास ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी, ठीक है जी, उसके मास पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी मींस प्लेनेट, जिसके अराउंड किसी चीज ने घूमना है उसका मास। दूसरी बात, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उसके अराउंड उसका रेडियस क्या है, उस चीज पे डिपेंडेबल। देन क्या, हाइट अबव, रेडियस ऑफ ऑर्बिट में कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपनी। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का मतलब है r + h, r + h, इट मींस जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r + h, जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। अगर मैं कहूं मुझे बिल्कुल क्लोजेस्ट, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ, प्लेनेट में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए अर्थ की बात कर रहा हूं, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gr और √gm/r, डाटा पुट करेंगे तो ये आती है 7.9 और अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर/सेकेंड। इसका मतलब अर्थ के सरफेस से बिल्कुल पास आपने लॉन्च किया और आप चाहते हो कि वो उसके अराउंड घूमे, उसके ऊपर ना गिरे। इट मींस ये तभी होगा जब मेरा बच्चा, उसकी वेलोसिटी 8 किलोमीटर/सेकेंड होगी। यार एस्केप वेलोसिटी 11.2, ये 8 किलोमीटर, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है वो लगभग, एस्केप वेलोसिटी जो है वो लगभग क्या है, √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अर्थ के सरफेस से ही आपने किसी चीज को एस्केप कराना है, सरफेस से, वैल्यू कितनी, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। और अगर आपने अर्थ के सरफेस से ही चीज को लॉन्च करना है ताकि वो अर्थ के राउंड चक्कर लगाए, तो वैल्यू कितनी, 7.92 किलोमीटर/सेकेंड। एस्केप इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बात चाहिए, इसके मेरे पास बड़े 2 अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अभी आपको बताता हूं कि अगर ये है जी वो क्वेश्चन, ये है जी वो क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय 41%, देन इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी। सफल लुथरा जी रोज रात को अपने मामा जी को देखते हैं, मामा जी मतलब चंदा मामा, यार चंदा मामा जी, ठीक है जी। ये चंदा मामा जी इनको नजर आ रहे हैं, राइट। अगर चंदा मामा जी जो अपनी वेलोसिटी अपनी बहन के अराउंड, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, मामा जी कहते हैं मैं इस बहन से दुखी हो गया हूं, मैंने इस बहन से गायब हो जाना है, तो फिर मामा जी को अपनी वेलोसिटी जो है ना वो 41% बढ़ानी पड़ेगी। जिस वेलोसिटी से मामा जी राउंड लगा रहे हैं उस वेलोसिटी से
41%। कई बार ऑब्जेक्टिव में एग्जैक्ट ऑप्शन आए तो 41.4% होता है, कई बार ये 40 भी ना हो 42% हो तो हमें मोर क्लोजेस्ट ऑप्शन 42% मार्क करनी पड़ती है, ये बात याद रखना। यानी कि अंडर व्हाट सिचुएशन, मेरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये अंडर व्हाट सिचुएशन द मून विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ, तो आंसर क्या बनाएंगे बच्चे, द मून विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ इफ इट्स वेलोसिटी इज enhanced by, increased by what percentage, 42%, 41.4%। अगर मून की वेलोसिटी को आप 41% इंक्रीज कर दो तो वो गायब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे जी ये सर ये कैसे, ये रट्टा लगाना है, यस मैं कहूंगा यार रट्टा लगाना है, मैं प्रूफ भी दे देता हूं। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी निकालनी हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट, ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर इनिशियल, फाइनल क्या होगी एस्केप, इनिशियल क्या है ऑर्बिटल, इनिशियल क्या है ऑर्बिटल, वीई बाय वीओ माइनस 1 इंटू 100%, वीई कितना है अंडर रूट 2 वीओ ओवर वीओ माइनस 1 इंटू क्या 100%, वीओ वीओ कट गया, अंडर रूट 2 क्या आता है 1.414, 1.414 माइनस 1 कितना हुआ 0.414, 0.414 इंटू 100% कितना हुआ 41.4%। ये इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है, किसमें वेलोसिटी में, किसकी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, सो दैट द ऑब्जेक्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये चीज अगर मैं पूछूं कि यार मामा जी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़े, ठीक है जी, मामा जी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़े ताकि वो एस्केप हो जाए, तो आंसर देना 100%। कितने परसेंट, 100%। वेलोसिटी कितनी बढ़े 41%, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़े 100%। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो कैसे लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीमेंट, वो क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ओ स्क्वायर ओवर हाफ एम वी ओ स्क्वायर, तो बचा हाफ एम कट गया, ये बनेगा वी स्क्वायर बाय वी ओ स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, दिस वुड बी द आंसर। तो ये जो सॉल्व करके वीई की वैल्यू अंडर रूट 2 वी नॉट है, जब आप पुट करोगे तो ये 2 माइनस 1 इंटू 100%, तो काइनेटिक एनर्जी की एनहांसमेंट कितनी होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, और वेलोसिटी की एनहांसमेंट कितनी होनी चाहिए 41.4% होनी चाहिए। दिस इज द पार्ट। अब अगर आए बात, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कहा आर स्क्वायर होती है, अगर ये आर क्यूब R3 R4 ऐसे वेरी करे तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है जी, बड़ा सिंपल, आपको सर ये कैसे करना है, मैं कहूंगा बेस ट्रैक में आ जाओ। बेस ट्रैक क्या है, जी एम एम बाई आर पावर एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां से m कट गया तो आपको v का एक्सप्रेशन बनाना है रेडियस के साथ, कैसे, तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा कि हाउ, क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज r पावर 3/2 इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ r पावर 3/2 की जगह 5/2, r पावर 7/2, r पावर -1, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाए तो वेलोसिटी जो एक्सप्रेशन हो वो एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर दो, आपका आंसर आता जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के अभी मैंने बताए, पॉइंट्स होपफुली आपको क्लियर हो गए। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होगा सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड का सॉल्व करके फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ
r प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम एक फॉर्मूला ये बनेगा टाइम पीरियड का। अगर अगर बच्चा पार्टी h बहुत क्लोज हो r से तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय जी, 2 पाई अंडर रूट r बाय जी। इंपॉर्टेंट बात, ये बात कब एप्लीकेबल है? जब h की वैल्यू क्या, वेरी 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 लेस देन r। तो टाइम पीरियड की वैल्यू सॉल्व करके ये वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, आप सबको ये टाइम बड़ी बार आता है, कितना होता है? 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट्स यार ये टाइम होता है दिस पे, 84.6 मिनट्स और 1.4 आवर ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेबल हुआ बच्चा लोग? टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेबल? पहली बात तो वही, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी, यानी कि यार जो चीज को रिवॉल्व करना है उसके मास का कोई लेना देना नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मास ऑफ सेंट्रल बॉडी मतलब प्लैनेट का मास, उसके ऑर्बिट का रेडियस, दिस पार्ट, ठीक है जी। टाइम पीरियड जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, हाइट पे जाते जाओगे, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये जो मैंने क्लोजेस्ट वाइज दिया 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके 1.4 आर और 84.6 मिनट्स। ये कैपलर के लॉ भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, उस पे अकॉर्डिंगली भी टाइम पीरियड वेरी करता है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r पावर 3 बाय 2। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? टी स्क्वायर यहां करोगे तो r का क्यूब आता है, टी स्क्वायर आर क्यूब, और t प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है? r पावर क्या? 3 बाय 2। अब टाइम पीरियड का एक रिलेशन अंडर रूट 3 पाई बाय 0, अंडर रूट 3 पाई बाय 0, ये कब फॉर्मूला याद रखना ओ मेरा बच्चा लोग? टाइम पीरियड h इज कब? if and only if रो इज गिवन। क्या गिवन हो? रो गिवन हो। प्लेनेट की डेंसिटी का क्वेश्चन आए, प्लेनेट की डेंसिटी का क्वेश्चन आए, मटेरियल का क्वेश्चन हो, तो उसमें टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंडेबल नहीं होता, नहीं होता, ये रेडियस के इंडिपेंडेंट होता। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये भी एक बात है, फोर्स वेरीज एज 1 बाय आर पावर एन, फोर्स वेरीज एज 1 बाय आर पावर एन। तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा बच्चा पार्टी? आर पावर एन प्लस 1 बाय 2। टाइम पीरियड ऐसे, आपको सर ये भी कैसे निकालना है? बहुत इजी, जी एम बाय आर पावर एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, नहीं यूज करना एम वी स्क्वायर, ये आप कर दो एम आर ओमेगा स्क्वायर 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। यहां से टाइम पीरियड का लिंक आ जाता है। अल्टीमेटली सैटेलाइट में कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है यार? सैटेलाइट में ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है। किसके बैलेंस करना है भाई? किसके बैलेंस करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? या एम वी स्क्वायर बाय आर होता है या एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, दैट्स ऑल, और तो कुछ है ही नहीं। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में एक ये क्वेश्चन बनता है, इक्वेटोरियल प्लेन में हो और एक अपनी अर्थ और सैटेलाइट के टाइम पीरियड, तो आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये याद रखना है, टाइम पीरियड इज TS/TE over TE minus TS, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। पर ये कब होगा? कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, then the angular velocity of the satellite will be क्या? WS minus relative angular velocity। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय relative velocity करेंगे तो आपको relative टाइम पीरियड आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब वो स्टेशनरी ऑब्जर्व होगा, और ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं?
अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट बच्चों किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, उसी वेलोसिटी से वो प्लैनेट भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कैसे अपीयर होंगे, रेस्ट पे। हम उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, अभी मैं डिटेल भी बताऊंगा बातें। उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मींस अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट। ऐसा मतलब जो सैटेलाइट अर्थ से हर जगह पे रेस्ट पे ऑब्जर्व हो, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं, जियो सिंक्रोनस। याद रखना, किसी क्वेश्चन में जियो स्टेशनरी आए तब भी बात सेम, किसी क्वेश्चन में जियो सिंक्रोनस आए तब भी बात सेम, किसी क्वेश्चन में कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ जाए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो भी यही होता है। जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं हम सैटेलाइट्स, वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। अभी आपको जियो स्टेशनरी की कंडीशंस बताऊंगा। अब आता है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन था बच्चों, उससे आप हाइट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन से एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देन कम्स द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के हर जगह से क्या ऑब्जर्व हो, रेस्ट पे। उसकी कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, इट शुड रिवॉल्व इन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे जैसे अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व कर रही है, वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करे। देन इट्स सेंस शुड बी सेम, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जाती है तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट चले। देन टाइम पीरियड शुड बी सेम, 24 आवर्स। प्लैनेट का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, अर्थ का टाइम पीरियड अपना एक्सिस के अबाउट 24 आवर है। अगर उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर होगा तो वो जियो स्टेशनरी होगा यार। 24 आवर टाइम पीरियड, यानी कि उस प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाने में उस सैटेलाइट को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर लगेंगे। हमने तो अभी पढ़ा है कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के बिल्कुल पास से चक्कर लगवाना है तो आपको तो 1.4 आवर चाहिए। वाह जी वाह। इसका मतलब जितनी हाइट पे आप जाते गए ऊपर गए, टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ता गया 24 आवर लगे। इस सारे डेटे को पुट करते हैं तो आपको हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो मिलती है, वो मेरा बच्चा लोग कितनी मिलती है, 36,000 किलोमीटर। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज व्हाट, 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से होती है, अर्थ के सरफेस। और उसकी फिर वेलोसिटी, वाह जी वाह, उसकी जो वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ 3.08 किलोमीटर पर सेकंड होती। आप कहो किसी सैटेलाइट को जी लॉन्च किया अर्थ के बिल्कुल पास से, तो वेलोसिटी चाहिए थी 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब कितनी आ रही है सर वेलोसिटी, यस 3 किलोमीटर पर सेकंड। पर ये भी तो सोचो, उस सैटेलाइट को आप 36,000 किलोमीटर ऊपर लेके गए, फिर आपने उसको लॉन्च करवाया अर्थ के अराउंड। तो भाई ये जो हमारी आपस में क्लासेस लग रही हैं, ये हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं इस टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपनी अपनी लोकेशंस में अलग अलग जगह पे घर में बैठे हो, तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ओनली दीज सैटेलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स। जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आपको सुन रहा है, साथ साथ आप देख पा रहे हो, साथ साथ आप कर पा रहे हो। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का ही रोल है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ बातें जो याद रखनी, इनकी पहली बात, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ। दूसरी बात, इनकी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ विच इज 24 आवर। देन इसकी हाइट
36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर होनी चाहिए। देन कम्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम। अब यार एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। जब मास आ गया बीच में तो यहाँ पर जजमेंट होगी कि यार एंगुलर मोमेंटम जो है वो मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी पे डिपेंडेबल होगा ही होगा, होगा ही होगा। देन अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी जब होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रेट ऑफ, आपको ये एक्सप्रेशन, दिस पैरामीटर इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। केपलर ने ये सारी चीज के बारे में स्टडी किया था, सन के अराउंड प्लैनेट्स की रिवॉल्विंग वेलोसिटीज को, कवर्ड एरियाज को जज किया केपलर ने, अपने कुछ ला दिए। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, dA by dt इज व्हाट, L by 2m, L by 2m। व्हाट इज L, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। What is dA by dt? Aerial velocity, the rate of change of area, rate of change of area with respect to time। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती कि नहीं होती, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब जब प्लैनेट 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 के अराउंड, प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व होगा, किसके कारण, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरनल फोर्स। उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हुआ तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl by dt। इफ टॉर्क इज जीरो, dl by dt is zero, it means L is what, कांस्टेंट। इसका मतलब जब जब प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। बच्चों क्या लगता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरनल फोर्स लगती। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो फिर मैं कहूंगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, मास कांस्टेंट, तो dA by dt क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी ना कह देना भाई, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। दिस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये केपलर का सेकंड लॉ होता है। अभी केपलर के लॉज शुरू करेंगे तो पर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं आपको इस पॉइंट पे अभी पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ये देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन किस में आया, AIPMT 2009 में, AIPMT 2009 में। द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट M अबाउट द सन एस द शेडेड एरिया SCD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया। ये जो एरिया SCD है ये ट्वाइस है देन द शेडेड एरिया SAB। इफ T1 इज द टाइम for planet to move from C to D and T2 is the time from A to B, then T1 T2 का लिंक आपस में पूछा, चार ऑप्शन। हमें पता यार प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसकी dA by dt क्या होती है, कांस्टेंट होती है बच्चा। यानी कि A by T क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ बच्चा।
A1 बाई A2 इक्वल टू T1 बाई T2 हुआ बच्चा। आपको एक एरिया डबल दिया है दूसरे एरिया से, अगर एरिया डबल हुआ तो आप टाइम का कंपैरिजन निकाल सकते। तो किस चीज का क्वेश्चन हुआ बच्चों? केपलर के सेकंड लॉ का, या केपलर का सेकंड लॉ आप कहो तो क्या, जो अभी मैंने बात आपको बताई, क्या बताई? द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स आउट टू बी क्या? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या रहती है उसकी? कांस्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट बात। अब आए बात एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जब जब प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी, जब एनर्जी की बात आएगी भाई, एक उसकी मोशन के कारण एनर्जी, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज की अपने अपने रोल हैं। दोनों एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और तीजी उनका सम क्या हुआ? टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस GMM बाई आर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला GMM बाई 2r, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस GMM बाई क्या? 2r। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या बताती है? कि कोई सैटेलाइट प्लैनेट के साथ बंधा हुआ है, बाउंडेड है बाय द फोर्स ऑफ नेचर विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसके साथ बंधा हुआ है। तो तीन तरह की एनर्जी, पहली कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, तीसरी कौन सी? टोटल एनर्जी। ये चीज काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये किस पे डिपेंडेबल होते हैं? मास ऑफ सैटेलाइट पे भी डिपेंडेबल है, और सेंट्रल बॉडी पे भी डिपेंडेबल है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे भी डिपेंडेबल है। कौन सी चीज रिवॉल्व कर रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जीज आएंगी। दिस थिंग, ठीक है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए एक कंटेंट। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस विद नेगेटिव साइन ऑफ क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव्स है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन से। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, potential energy twice of total energy, potential energy is negative of twice of क्या? काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात, नॉन इग्नोरेबल। इनके जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस ग्राफिकल, ये आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये किसका ग्राफ है? एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये ग्राफ ऐसे है। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों क्या होती है? नेगेटिव होती हैं, ये नेगेटिव से चलेगा, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव। बात पता होनी चाहिए आपको। ओके बच्चों, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। देन अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, बात करें तो टोटल एनर्जी क्या है? माइनस दिस थिंग, दिस, अगर केपलर लॉ के अकॉर्डिंगली माइनस GMM बाय 2a, दिस थिंग। अब काइनेटिक एनर्जी, ये बात सुनिए, एक वर्ड आया पेरिजी, एक वर्ड आया एपोजी। इट मीन्स जब किसी ने, सैटेलाइट ने एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमना है सन के अराउंड, ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत दूर वाली पोजीशन है, फारदेस्ट पोजीशन, फारदेस्ट पोजीशन, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत पास वाली पोजीशन है। इस पास वाली पोजीशन, पास, तो क्या बोलेंगे? पेरिजी। और दूर वाली पोजीशन, अपार्ट, अपार्ट, उसको क्या बोलेंगे? एपोजी, एपोजी। और एपीहीलियन भी बोलते हैं, पेरीहीलियन भी बोल देते हैं। यहां पर याद रखना v1 वेलोसिटी, और यहां पर याद रखना v2 वेलोसिटी, ये सेम नहीं होती। क्या सेम होता है भाई? रिवॉल्विंग करते वक्त
उसका सेम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। क्या सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, यानी कि mv1r1 मस्ट बी इक्वल टू mv2r2, mm कट गया तो v1r1 इक्वल्स टू v2r2। यहां से बच्चा लोग v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, जो बहुत दूर वाला पॉइंट है उसका r ज्यादा, जिसका r ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका r कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, दिस थिंग। ठीक है, अब इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी मैंने पहले भी बताया एस्केप एनर्जी ही होती है कि टोटल एनर्जी जो नेगेटिव है उतनी एनर्जी उसको दे दो तो वो एस्केप हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ बच्चों क्या, टोटल। एक सैटेलाइट को बांध के रखा हुआ है प्लेनेट ने, आप चाहते हो भाई ये बांधा काम खत्म हो जाए, ये एस्केप हो जाए, फ्री हो जाए, ठीक, तो उतनी एनर्जी उसको दे दो, उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जब सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है तो हो बहुत इंपॉर्टेंट बातें भाई। एक ये ऐसा टेबल, अगर आपको टेबल याद हो तो सारे के सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ कंसेप्चुअली निकल जाएं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सारी टर्म, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। किस चीज का रोल है, इनकी आर के साथ वेरिएशंस का। ये टेबल ऐसा आपको याद करना है। जो वीडियो शेयर की जाएगी उसके नीचे पीडीएफ का लिंक होगा, आप ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कल वाली वीडियो में भी, पार्ट 1 वीडियो में भी नीचे डिटेल को चेक करो, वहां पर लिंक दिया है मैंने, वहां पर आप पीडीएफ कल वाली सारी डाउनलोड कर सकते हो। आज वाली ये सारी की सारी ऐसा पीडीएफ डाउनलोडेबल होगी और आप सारे पॉइंट्स को रिकैप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओके। वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट, वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट, हाईली इंपॉर्टेंट, इट इज gmm/2 1/r1 minus 1/r2 1/r1 minus 1/r2, दिस थिंग। वेटलेसनेस क्या होती है, बड़ी बेसिक बात है। जब किसी बॉडी का एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वेट जीरो हो जाए, ऑब्जर्व्ड वेट कह लो जीरो हो जाए, तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। फ्री फॉल हमने बड़ी बार पढ़ा, फ्री फॉल वेटलेसनेस की कंडीशन। ये कुछ बातें हैं, जर्नल थ्योरेटिकल बातें। वेइंग मशीन जो है वो रीडिंग कितनी देगी आपको, 0 रीडिंग देगी, ओके। देन कम्स द वेटलेस कैप्लर्स लॉ। पहला लॉ क्या होता है, every planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus। सन एक फोकस है और सारे के सारे प्लेनेट उसके राउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, देन लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट equal area in equal interval of time. Its aerial velocity is constant. dA by dt is what, constant. This particular law is called law of area. Planet sweeps out equal area in equal interval of time, यानी कि A by T is always constant. A by T is always constant. A1 by T1 equals to A2 by T2। तीसरा लॉ, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, समझाई बात एरिया कवर्ड वाली। थर्ड लॉ, द टाइम स्केयर ऑफ द, इसको लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। द स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, जब हम एलिप्स की बात करेंगे तो बच्चों उसके 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है और क्या, एक माइनर एक्सिस होता है। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यूब ऑफ
सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, T प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये सेमी मेजर एक्सिस R1 प्लस R2 का मीन होता है, R1 प्लस R2 का मीन होता है। R1 जो पास वाली पोजीशन, R2 जो दूर वाली पोजीशन। पास वाली पोजीशन का नाम क्या हुआ? एपोजी। दूर वाली पोजीशन, पास वाला क्या नाम हुआ? पेरिजी। और दूर वाली अपार्ट से एपोजी पोजीशन। ये बातें दोनों क्लियर होनी चाहिए, एपोजी क्या होता है और पेरिजी क्या होता है। देन ये यहां से अगर हम बात करें, कुछ प्लैनेट्स के ऊपर डेटे पे काम किया केपलर ने, ये आपको याद नहीं करने, ये आपको क्रैम नहीं करने, फिर भी उसने कुछ अपने प्लैनेट्स के टाइम पीरियड्स को जज किया था और टेबल दिया। देन एपोजी और पेरिजी के ऊपर अगर बात की जाए, पहला पॉइंट क्या है इनका? MVR must be constant, M1V1 R1 must be equal to M2V2 R2। मास तो वही रहना है, इसका मतलब M1 और M2 तो सेम रहने, तो क्या बनी बात? V1 R1 equals to V2 R2। दिस थिंग, ये मैथमेटिक्स क्योंकि एलिप्स के साथ रिलेटेड है, इसलिए एलिप्स की इसेंट्रिसिटी के ऊपर बात आती, बहुत बात इंपॉर्टेंट। कहते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है? एक एलिप्स को कितना चपटा बनाया, एक एलिप्टिकल पाथ कितना ऐसे हुआ या ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, ये इसकी इसेंट्रिसिटी के साथ रिलेटेड बात है। आपको सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले याद रखने। कौन से फॉर्मूले? एक एपोजी का फॉर्मूला और एक पेरिजी का फॉर्मूला। 2gm/a 1 माइनस c ओवर 1 प्लस c, 2gm/a 1 प्लस c ओवर 1 माइनस c। आपको ये बात याद रखनी। पहली बात तो ये 2 पॉइंट, एपोजी का फॉर्मूला और पेरिजी का फॉर्मूला। देन कम्स आपको ये भी डिफरेंट प्लैनेट्स की केपलर ने जो स्टडी की, ये भी टेबल आपको याद नहीं करना, जस्ट एक लुक देनी। शायद लुक किसको देनी आपने? आपके लिए सारे टेबल में इंपॉर्टेंट कौन है? दिस थिंग इंपॉर्टेंट है। कौन है जी? अर्थ के बारे में डाटा। अर्थ का जो डाटा है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। मेन अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जजमेंट करनी है, ठीक है जी। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करने लगे, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया ऑल इंडिया पीएमटी 2009 में आया। अब ये क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a, the gravitation potential at a point situated at distance a by 2। अब टेक्निकली बात सुनिए, आपके पास क्या है? एक शेल है, एक क्या है आपके पास? शेल है। इस शेल का मास कितना है? m है, और एक पॉइंट मास इसका अपना रेडियस है a, और एक पॉइंट मास जिसका रेडियस सेंटर से वो a/2 पे है। यार हमें पता है सेंटर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, हाँ के ना? अगर सफियर की बात करेंगे, उसका अपना पोटेंशियल आएगा मेरे बच्चों -gm/a, और अगर पॉइंट मास की बात करेंगे, उसका अपना पोटेंशियल होगा। दोनों का पोटेंशियल, बच्चों ने जब इस सेशन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए। आपको क्या दिया है? पार्टिकल का मास m और शेल, स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास m, यानी कि आपके पास दो चीजें हैं मेरे बच्चा लोग। कौन सी दो चीजें? एक पार्टिकल है और एक शेल है। कंसेप्चुअल चीज क्या यूज करनी है आपने? कंसेप्चुअल चीज यूज क्या करनी है आपने? कि शेल का मास और पार्टिकल जो है उसका मास सेम, पर शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहां से आप चॉइस कौन सी बनाओगे?
ए बनेगी कि बी बनेगी कि सी बनेगी। पहले मैं पार्टिकल का पोटेंशियल लूं V1 माइनस जी एम बाय क्या A/2, और मैं शेल का पोटेंशियल लूं माइनस जी एम बाय ए। पोटेंशियल एक स्केलर टर्म है, स्केलर मतलब अलजेब्रिकली ऐड कर लो, आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। अब the additional kinetic energy to be AIPMT 2010, additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer a circular orbit r1 to r2। आप एक r1 ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, उसको r2 पे भेजना है, आपको एडिशनल पूछा है उसने, काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, माइनस जी एम एम बाय क्या R2 और माइनस जी एम एम बाय क्या R1। तो जो डिफरेंस आया वो आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है बच्चा। बेसिक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के नीट में तो जजमेंट होती। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू सैटेलाइट्स, this 4r, if speed of satellite is a then the speed of satellite b is। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ व्हाट gm/r। तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, आप आंसर निकाल लीजिए, बन जाएगी चॉइस। देन कम्स द क्या है, डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस एज्यूमिंग दिस रेडियस है। g की वेरिएशन कैसे होती है, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ एक सॉलिड सफियर है, सॉलिड सफियर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो। जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो ऐसी सिचुएशन का ग्राफ आपको क्या जजमेंट हो रही है भाई, क्या जजमेंट हो रही जी ऐसी सिचुएशन। ये तो एक जैकपॉट ही हुआ ना, क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो दिस विल बी द आंसर। पहले जी बढ़ेगी, फिर अंदर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सरफेस पे क्या मैक्सिमम और बाहर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या डिस्टेंस क्या है। ये ग्राफ सिर्फ ये वाली फोर्थ ऑप्शन बनाता है। देन कम्स अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन, V1 और V2 की वैल्यू, वही बात, कौन सा लॉ लगाओगे, केपलर का लॉ, सेकंड लॉ में से mv1r1 मस्ट बी इक्वल टू क्या mv2r2। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों लगाया, क्योंकि जब जब ये रिवॉल्व करेगा तब तब कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, mvr मस्ट बी इक्वल टू क्या कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा तो आपको चॉइस बन जाएगी बच्चा। अब आगे, ए बॉडी इज प्रोजेक्टिकली वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू, द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट एट, कब आया ये क्वेश्चन फिर से, एट द हाईएस्ट पोजीशन, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर इट हिट्स द, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जस्ट द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ कि बॉडी को वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, यानी कि ये जब सरफेस से आपने ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करना है तो सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट, अर्थ के सरफेस पे जी मैक्सिमम, उसी पॉइंट से ऊपर जाते वक्त भेजते वक्त सबसे ज्यादा पावर, जब वो चले जाएगा फिर वो चीज चेंज होती जाएगी। दिस पार्ट कंसेप्चुअल अगेन क्वेश्चन। देन कम्स ए पार्टिकल इन द रेडियस ऑफ अर्थ, देन क्या है जी क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू सो दैट पार्टिकल जस्ट डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ। अब वो वापस ना आए, अर्थ पे वापस ही ना आए, तो वेलोसिटी कौन सी हुई फिर, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आता है आपको अंडर रूट ऑफ क्या 2gm/r, दिस पार्ट। सेम क्वेश्चंस के
अब ये देखिए, ए पार्टिकल इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट a/2 फ्रॉम द सेंटर विल बी। शेल का रेडियस है a, और यहां पर पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है। यार शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना आएगा? -gm/a, और सेंटर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? -gm/a। दिस थिंग। पर बात फिर से, बड़े बच्चे मिस इंटरप्रेट, पार्टिकल का मास कितना? वो भी m, और शेल का मास कितना? ये देखिए, यही क्वेश्चन 10 में भी आया और 11 में भी आया, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बड़े बच्चे कहेंगे शेल के अंदर जी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, वो ढूंढें। नो 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 नो, पार्टिकल भी है और शेल भी है। एक आपके पास पार्टिकल है, एक आपके पास शेल है, जिनका दोनों का मास क्या है? सेम। तो उसमें पूछा क्या है? साथ में ये पूछा है मैग्नीट्यूड। आप कहोगे सर यहां पर नेगेटिव साइन नहीं, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या आंसर आएगा? पहले जब क्वेश्चन आया था तो वैल्यू के साथ माइनस था, अब क्या आएगा? gm डिवाइडेड बाय a प्लस gm डिवाइडेड बाय a/2। दिस विल डिलीवर यू द आंसर। क्या बनेगा भाई? इसका आंसर बनेगा 2gm/a, gm/a, तो आंसर विल बी 3gm/a। दैट विल बी द राइट चॉइस। अब ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी का ग्राफ। किसका? इंटेंसिटी का ग्राफ। इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की बात की जाए, पर किसके बारे में पूछा भाई? स्फेरिकल शेल। शेल के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। हर पॉइंट पे जीरो होती है। सरफेस पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सरफेस से बाहर जाएंगे क्या होती है? कम होती है। तो फिर कौन सा ग्राफ हुआ जी? कौन सा ग्राफ? दिस वुड बी द चॉइस। सेंटर के अंदर हर पॉइंट पे जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से बाहर। ये मिलना नहीं चाहिए था ग्राफ, ये ऐसे। पर इन चारों में से सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी बनती? सेकंड। इसलिए मुझे ये सेकंड मार्क करना ही पड़ रहा है। ओके, देन कम्स दिस थिंग, द हाइट। जेईई के पेपर्स के क्वेश्चन, द हाइट एट विच acceleration due to gravity becomes g/9 on the surface। यहां पर छोटा g/9 हम बात करें, g/9, तो g डैश की वैल्यू आपने सीखी g(r²) ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां से h निकालना है, ये आ गया g/9। g/9 इक्वल टू g(r²) ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 9r²। r प्लस h इक्वल टू क्या? 3r। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r। दिस वुड बी द आंसर। देन कम्स क्या? टू बॉडीज मासेस m 4m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग वेयर ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। जब यहां पर आपके पास मास है m, यहां पर आपके मास है 4m, ये कितने गैप पे है? r। इनके बीच कोई न्यूट्रल पॉइंट पहले लोकेट करो। आपको बताया था शॉर्टकट न्यूट्रल पॉइंट का, √m ओवर √m प्लस √4m इंटू क्या? r। ये आपको न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। ये सॉल्व करके कितना बनेगा? √m ओवर कितना? 3√m इंटू r। ये √m कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई? r/3। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो। मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा? -gm/r/3 प्लस -g4m बाय क्या? r-r/3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। देन कम टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r। दो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं और उनका रेडियस सर्कल का है जी r। इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला gmm/2r का होल स्क्वायर। इस फोर्स को किसके इक्वेट कर दो? mv²/r के। आपको किसका एक्सप्रेशन बनेगा? v का एक्सप्रेशन इजीली निकल सकता है।
ऐसा ही एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शंस मैं बना रही नहीं, अभी बनाता हूं। मैंने कहा एक बार ऑप्शंस देख के ही ना आप कह दो कि ये आंसर ऐसे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 4 पार्टिकल्स ईच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, अगर मैं बात करूं मेरे पास सर्कल में, यहां पर सर्कल में 4 पार्टिकल्स हैं। ये एक स्क्वायर टाइप बना रहे हैं कि 4 पार्टिकल्स ये स्क्वायर बना रहे हैं यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार ये ऑब्जर्वेबल होता है, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन दिया होगा। ये सर्कल ऐसे स्क्वायर बना रहे हैं जी, इसके अंदर आपने मान लेना ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल शेप को ना जज करना, ये मैं मानूं कि ये स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसकी बात करें, किसी एक पे आपको फोर्स निकालनी, ये कितना हुआ, ये बच्चों आर हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये आर, ये अंडर रूट 2 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 आर। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल पूछा है। आपके पास ये एक मास है, आपके पास एक ये मास है, आपके पास एक ये मास है, आपके पास एक ये मास है। इस मास के ऊपर इधर फोर्स, इस मास के ऊपर इधर फोर्स, इस मास के ऊपर इधर फोर्स, इस मास के ऊपर 3 मासेस की फोर्स लगेंगी। एक लगी F1, एक लगी F2, एक लगी F3। याद रखना F1 और F2 आपस में राइट एंगल पे होंगे, F1 और F2 आपस में राइट एंगल पे होंगे। इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हम। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और तीसरी फोर्स, नेट फोर्स कोई लिखे, नेट फोर्स क्या होगी, F3 प्लस Fr, F3 प्लस Fr। इस नेट फोर्स को mv स्क्वायर बाय r के इक्वेट करना। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसका रिजल्ट आप खुद बनाइए, जज कीजिए कौन सा। फिर से कैसे क्वेश्चन को याद रखना है, 4 पार्टिकल्स कैसे घूम रहे हैं, they are at equidistant in a circle of radius r, they are at equidistant मतलब ये स्क्वायर शेप बनाएंगे। एक किसी पार्टिकल के ऊपर बाकी 3 पार्टिकल्स की फोर्स लगेगी, 3 पार्टिकल्स की फोर्स लगेगी। उस फोर्सेस का नेट फोर्स निकालो और नेट फोर्स को mv स्क्वायर बाय r के इक्वल करो, जो आएगा वो v का एक्सप्रेशन आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ऐसे आपको 2 4 5 क्वेश्चन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का dA बाई dt इक्वल टू क्या, L बाई 2m। तो L का आंसर L बाई 2m सीधा ही पूछा है, उसने पूछा है इट्स एरियल वेलोसिटी इज, एरियल वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज निकालनी। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट, ये 2 4 क्वेश्चन है जो पीडीएफ में शेयर की जाएगी, आप इसके खुद आंसर्स बनाइए। कुछ और क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के चाहिए हो मैं शेयर कर सकता हूं, आपको पीडीएफ मिल सकती है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। एक बार ये सारे पॉइंट से होपफुली आपकी कुछ बातें रिवाइव हुई हैं, कुछ पॉइंट्स ये ग्रेविटेशन के रिवाइव हुई हैं। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करके एक फ्रेम में ले लीजिए ग्रेविटेशन के। मुझे यकीन है सारे क्वेश्चंस जो आएंगे 1 या 2, जितने भी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अगर बनते जेई में, नीट में, तो आप वो दोनों के दोनों क्वेश्चन क्लिक कर सकते हो। नीट में प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ज़्यादा रहेगी, जेई मेंस में न्यूमेरिकल अप्रोच का क्वेश्चन आएगा, जेई में हमें इंटेंसिटी, पोटेंशियल, इस बात को टच करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। और नीट के अंदर मैंने आपको बताया एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस ठीक हो। ओके बच्चों, क्लियर हुई आपको बात सारी?